हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। ठीक है, इससे पहले की वीडियो की अगर हम बात करें तो इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने का जो ये नियम है इसको ओरली मैंने आपको बताया था। ठीक है, किरण आरेख द्वारा उतना क्लियर नहीं बताया था, मैंने लगभग ओरली आप सभी को बताया था। तो चलिए इसको आज सबसे पहले किरण आरेख द्वारा समझ लेते हैं, उसके बाद लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने का ठीक है बनाते हैं। क्योंकि दो लेंस है हमारे पास, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। इन दोनों के द्वारा किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है ये आपको क्लास 10th में भी पढ़ना है और आगे क्लास 12th में भी पढ़ना है। तो टॉपिक ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बिना स्किप किए हुए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किरण आरेख खींचना। ठीक है, ये सभी को आना चाहिए और किरण आरेख आप तभी खींच पाओगे जब ये नियम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये 4 नियम है, ध्यान से देखो कौन कौन सा है। पहला नियम ये कहता है कि कोई भी प्रकाश किरण है अगर फोकस से होकर जा रही है, ठीक है, कोई भी प्रकाश किरण अगर हमारी फोकस से होकर आ रही है तो वो जो है अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। यानी जो रेखा ये सभी लेंसों में खींची गई है ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है ना कि ये लाइन जो है मुख्य अक्ष है और जो F1 है ये इस लेंस की फोकस दूरी है। ठीक है, किसकी? इस लेंस की। और F2 इसकी फोकस दूरी है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे F1 इधर, F2 इधर, ये F1 F2 F1 F2। ठीक है, ये लेंसों की क्या है? फोकस दूरियां हैं। अब देखिए, हमने कहा कि पहला रूल ये है कि जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस, ठीक है, फोकस F1 से होकर पास करेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई प्रकाश किरण जा रही है, ये F1 से होकर पास की। ठीक है, यहाँ पे हमारा F1 है लिखा हुआ है, यहाँ से होकर जब पास करेगी तो अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के ऐसे समांतर जाएगी। ठीक है, इस तरीके से बात समझ में आई? क्लियर? और यही चीज़ यहाँ पे आप देख लीजिए दूसरे दर्पण में, ये आपका अवतल दर्पण है। ठीक है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और प्रकाश किरण जो है इस तरीके से F1 से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, यानी ये इस तरीके से प्रकाश किरण आएगी, यहाँ पे टकराएगी और अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये प्रकाश किरण ये जो जा रही है अपवर्तित होके, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आ रही है। ठीक है, F1 से होके आ रही है। ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या कहता है कि कोई भी प्रकाश किरण अगर दर्पण के लेंस के प्रकाशिक केंद्र, ठीक है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र C है और ये इसका प्रकाशिक केंद्र C है। ठीक है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र C है। कोई भी प्रकाश किरण अगर प्रकाशिक केंद्र से होकर पास करेगा तो अपवर्तन के पश्चात वो बिना किसी मार्ग पर मुड़े हुए, यानी बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगा। ठीक है, यही केस आपके लिए उत्तल के लिए भी है और अवतल के लिए भी, दोनों के लिए। अगर C से कोई भी रेखा पास करेगी, कोई भी प्रकाश किरण होकर जाएगी तो वो सीधे सीधे क्या होगी? निकल जाएगी। इतनी बात समझ में आई? पहला दूसरा रूल दोनों क्लियर हुआ। तीसरा देखिए, तीसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष, ये हमारा मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष के अगर समांतर आता है तब क्या होगा? ठीक है, कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के अगर समांतर आता है तो अपवर्तन के पश्चात वो कहाँ से होकर जाएगा? फोकस से होकर जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं और वही चीज़ यहाँ पे भी देख लीजिए, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, ये प्रकाशिक केंद्र है, ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं तो ये अपवर्तन के पश्चात कहाँ से जाएंगी? फोकस से होकर पास करेंगी। ठीक है, इस तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर आई प्रकाश किरणें तो ये ऐसे ऐसे फैल गई, लेकिन ऐसा इसको जब पीछे बढ़ाया गया तो लग रहा है कि फोकस से होकर पास कर रही है। कहाँ से होकर जा रही? फोकस से। ठीक है, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर दो प्रकाश किरणें
परस्पर समांतर आती हैं। अभी तक क्या होता था, प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती थी, लेकिन अगर कोई प्रकाश किरण ये परस्पर समांतर आ रही इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कोई दो प्रकाश किरण अगर आ रही हैं परस्पर समांतर, तो ये अपवर्तन के पश्चात कहाँ पर मिलेंगी, ये अपवर्तन के पश्चात दोनों ही मुख्य अक्ष के क्या होंगे, फोकस के बिल्कुल तल पर काटेंगे। ठीक है, एक को प्रकाशिक केंद्र से भेज दो जिससे, ठीक है, ये गए, एक सेकंड रुक जाइए। ये आपका F1 और ये प्रकाशिक केंद्र C, ये आपका F2। ठीक है, कोई प्रकाश किरण अगर F1 से होकर जा रही है और फिर वो C से होकर जा रही है, लेकिन ये दोनों क्या परस्पर समांतर है, तो इनका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ से जाने वाली तो सीधे निकल जाएगी, ठीक है, और यहाँ से जाने वाली ऐसे समांतर चली जाएगी, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, F पर। ठीक है, यहाँ से जाने वाली सीधे निकल जाएगी और यहाँ से जाने वाली मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी, एक यहाँ से जाएगी, ठीक है, यहाँ से पास करने वाली, और एक यहाँ से होकर जाएगी C से, तो C से जो होकर जाएगी वो सीधे निकल जाएगी और जो यहाँ से होकर जाएगी वो इस तरीके से जाएगी। ठीक है, लेकिन ये फिर ऐसे चली जाएगी, इसको आप पीछे बढ़ाओगे तो ऐसे यहाँ कहीं पर मिलेगा, यहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, इसको जब आप पीछे बढ़ाओगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ कहीं काटेगा, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। चौथे में थोड़ा सा ध्यान देने की बातें हैं कि अगर प्रकाश किरण समांतर आ रही है, ठीक, एक मुख्य फोकस से और दूसरा प्रकाशिक केंद्र से, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो लेंस के दूसरे फोकस पर बनेगा, फोकस के तल पर बनेगा, ठीक है, फोकस पर, और यहाँ पे भी दोनों केस। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। अब चलिए, ये तो था प्रतिबिंब बनाने का नियम, लेकिन अभी प्रतिबिंब जो बनाना है वो अब है। ठीक है, अब हेडिंग डालिए, अवतल बार बार दर्पण वर्ड ही आता है, ठीक है, क्योंकि इसके पहले हम लोग दर्पण ही पढ़ रहे थे। तो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो अवतल लेंस को पहले इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसमें केवल 2 ही केस है और उत्तल लेंस में टोटल 6 केस है। ठीक है, तो पहले अवतल वाले को डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर लास्ट में उत्तल वाले को। तो हेडिंग डालिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए, ये रूल जो है आपके बुक में दिया होगा, अप्रॉक्स 3 ही रूल दिया होगा, चौथा नहीं दिया होगा। ठीक है, तो हालांकि चौथे का उतना यूज है नहीं, लेकिन फिर भी हमने आपको बता दिया, आप जानकारी रखिए। ठीक है, आपके बुक में शायद 3 ही रूल दिया है। देखिए, अवतल लेंस द्वारा, हेडिंग डालिए, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, अवतल लेंस द्वारा। इसमें क्या है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या है, कोई अवतल लेंस है, ठीक, इसका इधर मुख्य फोकस होता है F1 और इधर इसका द्वितीय फोकस होता है F2। ठीक है, एक इधर होता है द्वितीय फोकस और मुख्य फोकस ये। मान लेते हैं पहला, जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, तो अनंत से आने वाली सभी प्रकाश किरणें क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर इस तरीके से प्रकाश किरण आई, ठीक है, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरणों का अपवर्तन के पश्चात कहाँ से जाती हैं, रूल नंबर 2, फोकस से होकर जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। पहला केस है कि अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, अनंत पर स्थित
वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? लेंस के दूसरे यानी कि द्वितीय फोकस पर बनता है और बिंदु के रूप में बनता है। ठीक है, कैसा बनता है? बिंदु के रूप में। और ये कैसा है? आभासी है, वास्तविक नहीं है। आभासी क्यों है? आभासी इसलिए है क्योंकि इसको पीछे बढ़ाने पर ये जो है प्रतिबिंब हमको प्राप्त हुआ है। ठीक है। दूसरा केस, जब वस्तु अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ठीक है, तो देखते हैं। ये आपका प्रकाशिक केंद्र C, ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ पे कोई वस्तु स्थित है। इधर इसका फोकस जो हो जाएगा वो F1 हो जाएगा। तो एक प्रकाश किरण और इधर इसका द्वितीय फोकस F2 हो जाएगा। एक प्रकाश किरण आप क्या करिए, बिल्कुल ऐसे सीधे भेज दीजिए। ठीक। दूसरा प्रकाश किरण, तो ये जब सीधे जाएगा तो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगा? फोकस से, इस तरीके से। दूसरा प्रकाश किरण जो है इसके प्रकाशिक केंद्र C से होता हुआ भेज दीजिए। तो प्रकाशिक केंद्र C से जब होकर जाएगा तो ये बिना कहीं पर मुड़े हुए सीधा निकल जाएगा, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। ठीक है, कहाँ पर बनेगा? द्वितीय फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, और सीधा बनेगा। ठीक है, समझ में आया ना? इसको नाम दे दो वस्तु को AB और ये हो गया A' B'। तो ये दो केस थे आपके अवतल लेंस में। नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। ठीक है, वैसे बुक में जो है दिया होगा, थोड़ा सा हम हट जाते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट हो गया? हाँ, एक चीज़ इसमें और याद रखिएगा। देखिए, पहले में क्या है, यहाँ पे वस्तु जो है कहाँ पर है? अनंत पर। ठीक है, वस्तु अनंत पर है। यहाँ पे क्या है? अनंत के अलावा वस्तु कहीं पर भी स्थित हो उसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा? C और F2 के बीच में। ठीक है, ये अनंत के अलावा कहीं पर भी है। अनंत व प्रकाशिक केंद्र के बीच। कहीं पर भी। ठीक है, तो वस्तु कहाँ स्थित हो? अनंत व प्रकाशिक केंद्र के बीच कहीं पर भी, यहाँ कहीं पर भी स्थित हो, उसका प्रतिबिंब हमेशा जो वस्तु स्थित है उसके और प्रकाशिक केंद्र के बीच में छोटा सा बनेगा। ठीक है, सीधा आभासी। तो ये हो गया अवतल लेंस का। अब हेडिंग डालिए, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और उत्तल लेंस में टोटल 6 केस पढ़ने हैं, ध्यान से देखिएगा। आज ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, काफ़ी दिन हो गया है इस चैप्टर को चलाते हुए। चलिए आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाए। डेली क्लास ले नहीं मिलता क्योंकि मैथ भी अल्टरनेट होती है 3 दिन, इस वजह से, नहीं तो कब का कंप्लीट हो गया होता। उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब उत्तल लेंस में 6 केस है। पहला केस, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो तो फिगर बनाइए, ये आपका हो गया उत्तल लेंस। ठीक है, ये हो गया मुख्य अक्ष। मान लेते हैं अनंत पर कहीं स्थित है। ये इसका फोकस हो गया F1, ये इसका फोकस हो गया F2, ये मुख्य फोकस होता है। ठीक है, अनंत से आने वाली सभी प्रकाश किरणें क्या होती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। ठीक है, तो अनंत पे मान लेते हैं कहीं वस्तु स्थित है तो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं? अपवर्तन के पश्चात कहाँ से जाती हैं? फोकस से होकर, मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। तो यानी यहाँ पर इसका वस्तु का प्रतिबिंब बना। ठीक है, पहला केस। दूसरा केस, जब वस्तु अनंत व, ये आपका F1 है, यहाँ कहीं आपका 2F1 आ जाएगा। ठीक है, तो जब वस्तु F1, या आप कह सकते हैं यहाँ पे आपका 2F1 आएगा। ठीक है, 2F1, तो अनंत और 2F1 के बीच स्थित हो।
जब वस्तु अनंत व 2f1 के बीच स्थित हो, तब क्या होगा? ये बनाइए आप उत्तल लेंस, ठीक है। ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, यहाँ से इसको मिला दीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका प्रकाशिक केंद्र C, ये है आपका F1, यहाँ पे जितनी दूरी पे F1 होता है उसी के जस्ट उतनी ही दूरी पे 2F1 होता है, ठीक है, 2F1। और इधर आपका हो जाएगा F2 और इधर आपका 2F2, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ कहीं पर वस्तु स्थित है अनंत और 2F1 के बीच में, इधर अनंत और ये 2F1, इसके बीच में वस्तु स्थित है AB। तो यहाँ से एक प्रकाश किरण ऐसे गई, ठीक है, और अपवर्तन के पश्चात ये सीधे सीधे कहाँ से निकल गई? फोकस से निकल गई, यानी कि F2 से निकल गई, मुख्य फोकस से, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण इससे होके जाएगी, कहाँ से? F1 से, F1 से होके जाएगी, ठीक है। और F1 से होकर जाने वाली प्रकाश किरण क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। तो यहाँ पर जहाँ पर कट कर रही है, यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा A डैश B डैश, ठीक है। जब वस्तु अनंत व 2F1 के बीच स्थित होता है तब उसका प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, ठीक है। और हाइट कितनी है? वस्तु से छोटा बनता है। सारी चीज़ें स्पष्ट हैं? लिख लोगे ना निष्कर्ष? चलो आगे देखो, तीसरा केस, जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो, जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो तब ये हो गया हमारा कोई लेंस, ठीक है, ये हो गया मुख्य अक्ष, अब सही है, ठीक है। ये प्रकाशिक केंद्र से यहाँ पे हो गया आपका F1, यहाँ पे हो गया 2F1, यहाँ पे हो गया F2 और यहाँ पे हो गया 2F2। वस्तु कहाँ स्थित है? 2F1 पे। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर कहाँ से चली जाएगी? F2 से होकर चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं इतना। फिर एक F1 से होकर जाएगी, ठीक है। F1 से होकर जाने वाली प्रकाश किरण क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर। जो और मुख्य अक्ष के बिल्कुल जब समांतर जाएगी तो कहाँ पर कट कर रही है? 2F1 पर। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना? 2F1 पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब 2F2 पर वस्तु के बराबर उल्टा और वास्तविक बनता है। कैसा बना? वस्तु के बराबर उल्टा और वास्तविक बनता है, ठीक है। समझ में आया? बिल्कुल स्पष्ट। बस कुछ करना नहीं है, जो आपको रूल बताया गया है कि किरण कहाँ से कहाँ जाएगी, ठीक है। एक तो मुख्य अक्ष के समांतर हमेशा एक प्रकाश किरण जाएगी, और दूसरी प्रकाश किरण अगर वस्तु के पहले, वस्तु के आगे अगर आप देख रहे हैं F1 पढ़ रहा है, ठीक है, तो F1 से भेजेंगे। अगर मान लो F1 नहीं पढ़ रहा है, वस्तु यहाँ कहीं रख दे रहे हैं, तो प्रकाशिक केंद्र से भेज देंगे, ठीक है। दो प्रकाश किरणें हमें भेजनी होती हैं, तो दोनों प्रकाश किरणों को बारी बारी से भेजते हैं। एक तो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और दूसरा जो है F1 से होके जाती है। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं चौथा कंडीशन। चौथा, जब वस्तु 2F1 व F1 के बीच में हो, यानी इन दोनों के बीच में अगर स्थित है, तब कहां पर बनेगा? जब वस्तु 2F1 व F1 के बीच स्थित हो, ये प्रकाशिक केंद्र C, ये आपका F1, ये आपका 2F1, ये आपका F2, ये आपका 2F2, और वस्तु यहाँ कहीं पर स्थित है, ठीक है, A B।
अब देखो क्या होगा, प्रकाश किरण यहाँ से यहाँ तक जाएगी, ठीक है, और मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो सीधे कहाँ से निकल जाएगी, मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी दूसरे से। अगली प्रकाश किरण कहाँ से होकर जाएगी, F1 से होकर जाएगी। हालांकि इसको थोड़ा सा और बड़ा बनाना था यार लेंस को, ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा बड़ा खींच लीजिएगा जिससे ये यहीं पे टच कर जाए, तो ऐसे बिल्कुल सीधे निकल जाएगी, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा खींच लेते हैं। ठीक, तो ये यहाँ जाएगी और ये बिल्कुल ऐसे मुख्य अक्ष के ऐसे समांतर निकल जाएगी। इसको आगे बढ़ाओगे तो ऐसे यहाँ कहीं पर कट करेगा, ठीक है। यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा A डैश B डैश। तो अब देखो, जैसे जैसे वस्तु को हम पास ला रहे हैं तो प्रतिबिंब क्या हो रहा है, दूर बनता जा रहा है, ठीक है। यहाँ देखो वस्तु अनंत पे था तो F2 पे बना, और पास लाया तो F2 से आगे बना, और पास लाया तो F2 से और आगे बना, और पास ला रहे हैं तो और, ठीक है। जैसे जैसे वस्तु को पास ला रहे हैं प्रतिबिंब दूर होता जा रहा है। तो 2F1 और F1 के बीच जब वस्तु स्थित है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 2F2 और इधर क्या कुछ नहीं तो मतलब अनंत, 2F2 और अनंत के बीच बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है। समझ में आया। चलिए 2 केस आपके और बचे हैं, चलिए उन दोनों केस को भी देख लिया जाए। 5वां केस है जब वस्तु F1 पर स्थित हो, जब वस्तु F1 पर स्थित हो। तो चलिए इसको मिटा दें, हो गया ना। पांचवा केस, जब वस्तु F1 पर स्थित हो, ये आपका F1, ये आपका 2F1, यहाँ पे हो गया आपका F2 और ये हो गया 2F2। तो F1 पर अगर वस्तु स्थित है, ये प्रकाशिक केंद्र से, तो एक प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर, और अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर निकल जाएगी, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण इसके आगे क्या है, कुछ नहीं था, यानी प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण क्या होती है, बिल्कुल सीधे चली जाती है। अब ये दोनों प्रकाश किरण आप देख रहे हो कि दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल समांतर, यानी अब एक दूसरे को काटने वाले नहीं है। तो ऐसा हम सपोज कर सकते हैं कि ये एक दूसरे को कहाँ पर जाके कट करेंगी, अनंत पर। तो अनंत पर अगर कट करेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो क्या निष्कर्ष निकला कि F1 पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, F1 पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, लेंस के दूसरी साइड अनंत पर वस्तु से बहुत बड़ा बनता है और वास्तविक बनता है, ठीक है। नहीं, वास्तविक नहीं, आभासी बनता है। क्यों, क्योंकि ये इमेजिन किया जा रहा है कि आगे कहीं मिलेंगे, लेकिन मिल नहीं रही है, ठीक है। चलिए अब देखिए छठा केस, लास्ट केस, जब वस्तु F1 और प्रकाशिक केंद्र C के बीच स्थित हो, जब वस्तु F1 C के बीच स्थित हो, C के बीच, C का मतलब समझ रहे हो ना, प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। ये प्रकाशिक केंद्र F1 और इसके दोनों के यहाँ बीच में स्थित हो, के बीच में स्थित हो, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले चलिए एक लेंस बनाते हैं। ये हो गया हमारा उत्तल लेंस, ठीक है। ठीक, ये हो गया प्रकाशिक केंद्र से, ये हो गया आपका F1, इसके बीच में यहाँ पे वस्तु स्थित है, ठीक। अब देखो
एक प्रकाश किरण यहाँ से ऐसे सीधी गई, ठीक, और सीधी जाने के बाद ये प्रकाश किरण क्या हो जाएगी, F2 से होकर पास करेगी, F2 से, ठीक है, इस तरीके से। और दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से भेजो C से, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो ये दोनों प्रकाश किरणें आगे और फैलती हुई जा रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि इसको अगर हम पीछे बढ़ाएं इस तरीके से तो ये कहीं एक दूसरे से ऐसे मिलेंगे, ठीक है। इसको इधर बढ़ाएंगे, देखिए यहाँ पे एक दूसरे से मिल रहे हैं, ठीक है। तो जब वस्तु F1 व C के बीच स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब लेंस के उसी साइड, जिस साइड वस्तु है उसी साइड, ठीक है, लेंस के उसी साइड, ठीक है, आभासी, आभासी क्यों, क्योंकि पीछे बढ़ाने पर मिला है, आभासी, सीधा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा, ठीक है, वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। तो ये 6 केसेस थे जो हमें स्टडी करने थे, जो हमें पढ़ने थे कि किस तरीके से लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो चलिए अब देखते हैं लेंस सूत्र। इसका डेरिवेशन हमको नहीं करना है, लेकिन सूत्र हमको जानना है, इस पर न्यूमेरिकल लगाना है, ठीक है। तो लेंस सूत्र देखते हैं, इसको मिटा दें, हो गया ना यहाँ तक। देखिए लेंस सूत्र, इसमें क्या है, लेंस सूत्र क्या है, 1/f = होता है 1/b - 1/u, ठीक है। अब एक एक चीज समझ लो, जहां पे ये क्या है, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी, ये क्या है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, ये क्या है, लेंस से वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए, समझ लो बिल्कुल स्पष्ट, कहीं पे कोई समस्या ना रह जाए। ये मान लीजिए कोई लेंस है, ठीक है। अब इस लेंस की कोई ना कोई एक फोकस दूरी होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं इस लेंस की फोकस दूरी कितनी है, f। इस लेंस के सामने यहाँ पे कहीं पे वस्तु रखा गया 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। तो इसके प्रकाशिक केंद्र C से जो वस्तु की दूरी होती है ये होती है u, ठीक है। अब इसका प्रतिबिंब मान लो इधर कहीं बनेगा, ठीक है। मान लो यहाँ कहीं इसका प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वो होती है b, यानी इमेज, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है प्रतिबिंब, ठीक है। अब मान लो कितनी भी दूरी पर बन रहा है, 50 सेंटीमीटर पर, ठीक है, 50 सेंटीमीटर में। और लेंस की फोकस दूरी हमको नहीं पता, तो लेंस की फोकस दूरी निकालने के लिए आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ u, ये क्या है u, लेकिन u की दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर, नहीं -30 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये लेंस के बाएं साइड है। जो दूरी लेंस के बाएं साइड होगी वो माइनस में ली जाएगी और जो दाहिनी साइड में होगी वो प्लस में ली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से, और v = कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर। अब यही मान आप यहाँ पे उठा के रखेंगे तो आपको फोकस दूरी का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस फार्मूले पर क्या करना, क्वेश्चन लगाना। एक और फार्मूला हमें देखना है, आवर्धन, ठीक है। तो आवर्धन m = होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई को लिखते हैं हम I, या A'(B'/AB, इसी को एक और फार्मूला -B/U,
माइनस बी अपान यू, ठीक है। और एक होता है लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता को लिखते हैं P से, और P इक्वल टू होता है 1/f, और इसका मात्रक होता है डायोप्टर D, ठीक है। इसको किससे मेजर करते हैं? डायोप्टर D से। ये लेंस की क्षमता है, जहाँ पे F जो है आपका मीटर में होना चाहिए। किस में? मीटर में। जैसे मान लो F बराबर दे दिया 50 सेंटीमीटर, तो इस लेंस की पूछ ले क्षमता बताओ, तो P इक्वल टू सेंटीमीटर है, हमने कहा ये मीटर में होना चाहिए, तो इसको मीटर में बदलोगे तो 50 × 10 की घात -2 मीटर। अब इसकी निकालनी है क्षमता, तो P इक्वल टू होता है 1/f, 1/f की जगह 50 × 10 घात -2, और 10 घात -2 ऊपर जाएगा 10 घात +2 हो जाएगा, और 10 घात +2 का मतलब होता है 100, तो ऊपर जाएगा ये 100 हो जाएगा, और नीचे 50, 50 × 50, 50 दूनी 100, तो P इक्वल टू आ गया, प्लस का आया है तो +2 डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता कितनी है? +2 डायोप्टर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन लगाने हैं। अब जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर में हैं, उन सभी क्वेश्चन को आप बारी बारी सॉल्व कीजिए। कैसे क्वेश्चन लगाना है, कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है, वो आप क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे वहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। और अगर कोई समस्या आता है, कोई डाउट आता है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसी के साथ आपका ये पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन कंप्लीट हो जाता है, और इसमें अगर कोई डाउट हो तो सभी लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।